नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। लगता है टीएमसी के ऊपर, या मैं कहूँ कि ममता बनर्जी के ऊपर पहाड़ की मुसीबतें गिरनी शुरू हो चुकी हैं। उनकी खासम खास, उनकी बहन जैसी, सगी बहन जैसी, उनकी राजदार, उनकी दोस्त, उनकी हमदर्द ने उनको बहुत बड़ा किक मारा है। बीपीएल जिसको हम बोलते हैं, उनको लात मार के वो निकल चुकी है। क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझेंगे सर से। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में आज ईद मनाने का, मैंने तो ऐसी पिक्चर्स देखी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे धन्य लग रहा है कि मैं इस टाइम पे पैदा हुई, कि मैं इतने बड़े बड़े बदलाव देख पा रही हूँ। बाकी तेल चोर की कहानी, ममता बनर्जी द तेल चोर पे भी हम आएंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। ये काकोली घोष कौन है? और उसको एक बहुत बड़ा धक्का माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। इससे बड़ा धक्का कि महुआ मोइत्रा की पिटाई के बाद महुआ मोइत्रा सीधे लंदन भाग गई है। और उस पे मैं आती हूँ जब आप डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मैं उनका लंदन भागना एक अलग एंगल से देखती हूँ, जिसको मीडिया ने हाथ नहीं लगाया अभी तक। और फिर उसके बाद ये तेल चोर, ये क्या क्या चल रहा है सर वेस्ट बंगाल में? जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपने पर्व का जिक्र किया। देखिए, सड़क नापाक जगह होती है और किसी नापाक जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये उलेमा कहते हैं, मौलाना कहते हैं, और ये बात हर एक मुसलमान भाई को पता है। मुसलमान भाई मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को अजीब लगेगा, इसलिए कि जब सुधरे सुधरे से इंसान नजर आते हों तो उस समय आपको उन्हें भाई कह भी देना चाहिए। आपने जिस वीडियो का जिक्र किया आप दिखाएंगी ही, लेकिन बात ये नहीं है कि कलकत्ता के रेड रोड पर जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती थी, आज प्रशासन ने जो जगह दिया है हावड़ा ब्रिज के नीचे, हुगली के किनारे, वहां पर पढ़ी जा रही है। सवाल ये होता है कि ये काम इससे पहले क्यों नहीं होता था? ये काम तो इससे पहले भी होना चाहिए। ये 2025 और 2026 के बीच का अंतर दिखाई दे रहा है उसी एक सड़क पर, जो रेड रोड की सड़क है। लेकिन क्या ये नमाज रोक दी गई है? अब आप देखिए, जब हम आप इस तरह के फुटेज दिखाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो आप सोचिए दूसरा पक्ष जो नकारात्मक है, जो केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है। अब इस वीडियो के आगे अगर डिटेल नहीं बताया जाए तो साउंड ये करेगा कि साहब, पहले हिंदुस्तान के कलकत्ता नाम के शहर में मुसलमान नमाज पढ़ते थे और अब वो सड़क खाली है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। तो क्या मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है? नहीं। जिस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर टहल रहा है, ठीक उसी समय वो वीडियो भी टहल रहा है, वो तस्वीरें भी टहल रही हैं कि हावड़ा ब्रिज के नीचे, हुगली के किनारे बाकायदे एक अच्छे समतल मैदान पे नमाज हो रही है और वो प्रशासन ने मुहैया कराई है। वहां कोई रिहायशी इलाका नहीं है, वहां ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? नहीं। उन्हें तमीज सिखाई जा रही है, उन्हें कायदे में रहना सिखाया जा रहा है, और ये बड़ा जरूरी है। और ये केवल मुसलमानों के साथ नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी बेकायदे का अगर रहे तो उसे कायदा सिखाना चाहिए। ये बात सिर्फ इतनी है। लेकिन पता नहीं क्यों जब बात मुसलमानों पर आती है तो तमाम इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है और इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ न जाने क्या हो रहा है। अरे भाई, बदमाशों के साथ सलूक होता है वैसा। अब ये अलग बात है कि ज्यादातर मुसलमान यहाँ पर कायदे से नहीं रहते, तो उनके साथ ज्यादातर कायदे का व्यवहार नहीं होता, उन्हें कायदे में लाया जाता है। पहली बात तो ये। तो मुझे इस रेड रोड वाले वीडियो से कम इस तरह की कोई झांकी नहीं जानी चाहिए कि भाई साहब मुसलमानों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, बस कायदे में। अब ये कायदा आया क्यों है? क्या ममता बनर्जी को ये नहीं पता था कि सड़क चलने के लिए है? लेकिन नहीं, जब आपकी नीयत में खोट हो तो फिर आप इस तरह की हरकत करते हैं। उसी वेस्ट बंगाल में ठीक मैं उसके नीचे से गुजरा भी था, मेट्रो रेल की एक परियोजना को केवल 100 मीटर के लिए रोका गया था। और कितने फुलिश रीजन की वजह से रोका गया था ममता बनर्जी के प्रशासन ने? ट्रैफिक डाइवर्जन, उसके नीचे से चिंगड़ाहाटी, वो चौराहा है, चिंगड़ाहाटी के नीचे से सड़क जाती है, उसके ऊपर अमूमन जैसे बनता है ट्रैफिक डाइवर्जन,
कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना था कि कुछ दिन के लिए उसके लिए जो मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी प्रोविजन कर दिया था कि हम ऐसे ऐसे ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे और ऊपर से हमारा एक 100 मीटर्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी ने उसे रोक रखा था। 2 दिन में वो पूरा हो गया। ये होता है नियत। जब आप सड़क को, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं और आपका इरादा नेक होता है, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ने की बजाय शुभेंदु अधिकारी सरकार, किसी को अगर नाराजगी होती हो, मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी भाई भी कि नहीं नहीं उन्हें नमाज पढ़ने ही क्यों देना। अरे क्यों नहीं पढ़ने देना भाई? लेकिन शुभेंदु अधिकारी सरकार ने क्या मुसलमानों को आज बकरीद की नमाज पढ़ने नहीं दी? बड़ी अच्छी व्यवस्था की, पढ़ रहे हैं वो। तो मामला सिर्फ इतना है। अब सवाल ये होता है कि ममता बनर्जी ऐसा करना क्यों चाहती थी? वो क्यों मेट्रो जैसी सेवाएं हों? और आपने अभी तेल चोरी का जिक्र किया, मैं डिटेल करूंगा। आप सोचिए, कलकत्ता से मात्र 80 किलोमीटर दूर अशोकनगर का एरिया है, जहां साल 2018 में ओएनजीसी ने बाकायदे ऑयल का पता किया और उसके एक्सप्लोरेशन की पूरी योजना बनाई। केंद्र सरकार को वो योजना सौंपी गई। वहां पर एक बड़ी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस के स्टॉक हैं जो प्रारंभिक है। केवल 6 मीटर नीचे पहुंचने के बाद 240 मिलियन बैरल तेल है। उसके आगे जितना और एक्सप्लोर होगा, लगभग 45,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए के वहां ऑयल और नेचुरल गैस है। 18 में उसको खोजा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से ओएनजीसी ने परमिशन लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे रोक दिया। चलिए रोक दिया, ठीक है, लेकिन रोका कैसे? महत्वपूर्ण यह है, ममता बनर्जी ने रातों रात अपने उन कांगुलुओं को वहां पर बसाया, बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्यास को वहां बसाया और उसके बाद कहा साहब ये अमानवीय होगा, वहां पर उनके बच्चे घूमते हैं, टहलते हैं, और फिर वो परमिशन देने से बचती रही। जब रिजीम चेंज हुआ है, शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आते हैं, तो उसके बाद आप काम देखिए। ठीक है, हम हिसाब देख रहे हैं वहां पे किस तरीके से लोगों का हिसाब किया जा रहा है, किस तरीके से खेतों से रुपए बरामद हो रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे बंगाल एक नया मॉडल भी आपको दे रहा है। लेकिन ये वीडियो देख के, तमाम चीजें देख के हमें संतोष तो हो सकता है, लेकिन जरूरी इसी चीज के साथ गायत्री जी ये भी है कि वह बंगाल जो कहीं कहीं आपको 1950s में खड़ा दिखाई देता है, कुछ एरियाज में, बहुत सी एरियाज में आज जाएंगे तो आपको वही बंगाल 1960s में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और लगभग मैं आज अगर दावे के साथ कलकत्ता की बात कर रहा हूं और वेस्ट इंडिया के बड़े मेट्रो से उसको आप कंपेयर कर लीजिए, तो आज आपको बंगाल 1980 में खड़ा है, कलकत्ता आज भी 1980s में खड़ा है। अब वहां पर ये बर्बादी, जहां पर 6,800 कारखाने बंद हो जाते हों, जहां पर आपको इस तरह की अव्यवस्थाएं दिखती हों, तो सवाल यह है कि उस बंगाल के लिए सकारात्मक काम करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी सरकार की। साथ में हिसाब तो चलता रहेगा, हिसाब बड़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं, और उसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि सिर्फ सरकार नहीं, वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी एज ए संगठन किस तरीके से काम कर रहा है। सौमिक भट्टाचार्य जो कि बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली जाते हैं और किससे मुलाकात होती है उनकी? निर्मला सीतारमण से। निर्मला सीतारमण से जब वो बंगाल प्रेसिडेंट बीजेपी के जब जाते हैं मिलने, तो वो पूरी एक कार्य योजना लेके जाते हैं। और उन मुलाकात के बाद उन्होंने खुद, पब्लिक डोमेन में है, दर्शक जाके उसको पढ़ लें, उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने अमार सोनार बांग्ला का सपना देखा है, तो ये सपना सिर्फ हिसाब करने और जेल में ठूंसने और दोषियों को दंड देने से तो पूरा नहीं होगा ना। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? उस बदहाल बंगाल को वापस डेवलपमेंट के और आर्थिक तरक्की के उस ट्रैक पर लेके आना। प्रपोजल लेके गए थे कि हमारे पास सोनार बांग्ला की कार्य योजना तैयार है, एक विजन डॉक्यूमेंट लेके गए थे, और विजन डॉक्यूमेंट का सबसे पहला अनुष्ठान ओएनजीसी 2018 में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का प्लान तैयार किया था, उन्होंने ये कहा कि इसको आप तुरंत शुरू कराइए ताकि बंगाल अपनी कमाई से अपने आप को डेवलप करे। यहां पर
ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऐसे बीमारू राज्य के लिए हम लोगों ने आज तक क्या सुना है ट्रेडिशनली, भाई साहब हमें आर्थिक पैकेज दे दो, भाई साहब हमें इकोनॉमिक पैकेज दे दो, सेंटर हमें ये पैकेज दे दे। आप पंजाब का उदाहरण आपके सामने है, आप दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है, कभी बिहार में इसी तरह पैकेज मांगा जाता था, केरल, तमिलनाडु आप देख लीजिए। लेकिन बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में, शुभेंदु अधिकारी की सरकार के रूप में एक नया उदाहरण पूरे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है कि हाँ, हम बदहाल हैं, हमें बदहाल किया गया है, लेकिन हम वो समर्थशाली लोग हैं कि हमारे पास अगर इतना बड़ा ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है तो सबसे पहले आप इसको एक्सप्लोर करिए, ताकि हम टोकन मनी के रूप में अपने भी बंगाल के लिए राजस्व इकट्ठा करें और देश की आर्थिक तरक्की में योगदान दे सके। महत्वपूर्ण यहाँ ये नहीं है कि इस समय ऑयल क्राइसिस है तो उस बीच में ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी तेज ब्रेकिंग है, नहीं। यहाँ बंगाल का वो कमिटमेंट दिखाता है इस नई सरकार का, इस नई कल्चरल क्रांति के बाद, कि बंगाल अपने रिसोर्सेस के बदौलत अपने आप को वापस से ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहा है। आप सोचें ममता बनर्जी की वो नीयत क्या थी, वो क्यों ये तेल क्यों रोक के रखना चाहती थी, जिससे बंगाल को भी पैसे मिलते ना। ऐसा तो नहीं है कि रेवन्यू बंगाल को नहीं मिलेगा, सारा का सारा नरेंद्र मोदी अपने पास ले जाएंगे। सब दूसरों को गरीब बना के रखेंगे तभी तो खुद अमीर होंगी। कम्युनिस्ट का एजेंडा तो यही रहता है ना हमेशा, जनता को गरीब बना के रखे और खुद अमीर बनिए, उनकी गरीबी को बेचना। कम्युनिस्ट का एजेंडा ये है। सर आपने ईद की बात की तो मैं ईद पे एक और, आप देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी मैसेजिंग करने में बड़े तेज हो गए बहुत। ही इज बीइंग ट्रेन्ड बाय द बेस्ट, आई वुड से। जिस तरीके से उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम किया, ही इज ट्रेनिंग बाय द बेस्ट। देखिए आज बकरीद पे कहाँ गए हुए हैं, इस्कॉन, और इस्कॉन में पूजा कर रहे हैं गाय माता की वहां पर। मतलब क्या टाइमिंग है, ओहो कितने सुंदर है सर। ये देखिए ना, सबसे सुंदर सर गाय और बैल ना मैंने महाराष्ट्र के देखे। उनकी मतलब जो ब्यूटी है ना, द स्मार्ट हॉर्न्स उनके, और एकदम नए नक्श जो है, बहुत सुंदर। जी, मैसेजिंग दे रहे हैं आज शुभेंदु अधिकारी जी भी। बात सिर्फ मैसेजिंग की नहीं है, बात यह है कि ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने बड़ा खुल के कहा कि भवानीपुर में मुझको एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने कहा कि नंदीग्राम में हमको एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया है। और यहां तक कि शुभेंदु एक बार प्रधानमंत्री की कही बात के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हुए दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि साहब यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, यहाँ जिसने दिया हमारा साथ उसका होगा विकास। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, भवानीपुर से चुनाव जीते हैं ना शुभेंदु अधिकारी, एक विधायक के तौर पर उन्होंने भवानीपुर के हर वार्ड में अपना एक कार्यालय खोला, एक ऑफिस खोला है। और उस ऑफिस में आप चाहे उसे सीएम का रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या उसे आप विधायक का रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, वो जनता के कामकाज को वहां पर देखेगा। उसी भवानीपुर वार्ड में एक वार्ड नंबर है 72 72, वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने अपना ऑफिस नहीं खोला। ये क्लियरिटी है, तो बिल्कुल सही क्लियरिटी। जब वोट ही नहीं दिया तो मांग क्या रहे हो, मांगने का हक खो चुके हो, राइट। सर आते ककोली घोष पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ममता के लिए इस समय पर अपने आसपास के लोगों का होना बहुत जरूरी है। महुआ मोइत्रा को मारा, वो तो भाग गई सीधे लंदन, और अब ककोली घोष उनको छोड़ के जा रही है। और जितनी भी अभी मीटिंग्स हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स, हर जगह ककोली घोष मौजूद रही हैं। जी बिल्कुल, काकोली घोष 4 बार की एमएलए हैं, और आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि साहब वो बहुत घनिष्ठ और ऑलमोस्ट सहेली कही जाती हैं, मित्र कही जाती है ममता बनर्जी की, हर राज में शामिल हैं और संसद के अंदर बदजुबानी के लिए जानी जाती हैं, बैगन खाते हुए नजर आती हैं। इस तरह की मतलब उनकी समर्पण रहा है ममता बनर्जी के प्रति। उनकी विचारधारा तो कोई है नहीं ममता बनर्जी की। लेकिन सवाल ये होता है कि आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी जाती हैं, ठीक है, 6 विधायकों के साथ गई थी, और वो 6 विधायक में 3 विधायक मुसलमान भाई और 3 हिंदू विधायक, सारे के सारे टीएमसी के। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी सीएम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ले रहे हैं एक जिले में जाके, वहां की वो लोकल एमपी हैं, तो डेवलपमेंट के काम में एमपी को शामिल होना चाहिए। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बात है। 6 विधायकों को भी साथ ले गई, बिल्कुल उनको उनके इलाके में भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं और सीएम अगर बैठक ले रहा है तो वहां जाना चाहिए।
लेकिन यह बात तब असामान्य हो जाती है जब वो ममता बनर्जी नाम की महिला की पार्टी से बिलोंग करते हैं विधायक और ये एमपी साहिबा खुद। क्योंकि ममता बनर्जी ने कब राष्ट्रपति के साथ प्रोटोकॉल निभाया है, कब प्रधानमंत्री के सामने प्रोटोकॉल निभाया है, कब राज्यपाल के सामने प्रोटोकॉल निभाया, ये हम सबने देखा है। तो इस लिहाज से काकोली घोष जो 6 विधायकों को लेके साथ में गईं, दरअसल एक चीज पर और ध्यान दीजिए, लोग बड़े आराम से और बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं कि साहब 100 कारपोरेटर्स ने रिजाइन किया, इतने लोगों ने रिजाइन किया, ये फलाने जगह के नगरपालिका उसने रिजाइन कर दिया, ऐसे तमाम खबरें आ रही हैं। सवाल ये होता है कि ये रिजाइन करके क्या जता रहे हैं, इससे आपको हमको क्या सिग्नल लेना चाहिए? ये वो लोग हैं रिजाइन इसलिए कर रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बंगाल में अपनी प्राइमरी मेंबरशिप भी बंद कर रखी है। दूसरी तरफ बंगाल भाजपा के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम इस पर कड़ी निगाह रख रहे हैं, रातों रात पटका और झंडा बदलने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, माइक से अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। अच्छा, बंगाल में थोड़ी स्थिति अलग भी है। आपने देखा होगा दर्शकों कि हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में या नॉर्थ इंडिया में कहीं भी देख लीजिए, मोहल्ले मोहल्ले या गांव गांव पार्टी के ऑफिस नहीं होते। लेकिन बंगाल में इसका उलट है। बंगाल में हर मोहल्ले में पार्टी का ऑफिस होता है, टीएमसी का होगा, सीपीएम का होगा, कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा। हर गांव में भी होता है, मोहल्ले में भी होता है। वो पब्लिक से कनेक्ट है। और बंगाल एक नए तरह का उदाहरण क्यों दे रहा है, मैं आ जाऊंगा अभी को इन पर घोष जी पे। आप देखें कि बंगाल क्या मतदाता मतदान करके अपनी सरकार बनवाने के बाद चुप नहीं बैठा है, वो मुखबिरियां कर रहा है, भाजपा के ऑफिस को बता रहा है, प्रशासन के लोगों को बता रहा है कि इसके खेत में यहाँ नोट गड़े हैं। वो जो नोटों की बोरियां बरामद हुई हैं, वो क्या किसी ड्रोन से और स्कैन करके बरामद हुई हैं? नहीं, वो लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी है। लोग पहचान पहचान के टीएमसी के उन गुंडों को प्रशासन के हवाले कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जब लोग जूते और चप्पलों से सेवाएं कर रहे हैं, तो ये बताता है कि बंगाल का मतदाता न सिर्फ अपने लिए सरकार चुना, बल्कि अब वह सरकार चलाने में पूरी तरह भागीदारी निभा रहा है। वो घर पे जाके बैठ नहीं गया है। ये एक नए तरह का संकेत है, पॉलिटिकल संकेत, जो कि भारत की राजनीति में एक नया बदलाव दिखाने को आगे बढ़ रहा है। आप सोचें, वरना सामान्यतः लोगों का क्या होता है, अरे ठीक है साहब, हमने तो मोदी जी को तीसरी बार चुन के रख दिया, लेकिन मोदी जी ने हमारा ये काम नहीं किया, मोदी जी ने फलाने नहीं किया, हमने तो सरकार चुन दिया, हम इससे आगे और क्या कर सकते हैं? नहीं। आप बंगाल में देखिए, एक गुड गवर्नेंस के लिए आपको जिस तरीके के कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, जिस तरीके के सहयोग की आवश्यकता है, गुंडों को पकड़वाने में समाज मदद कर रहा है, सरकार बनवाने में समाज ने मदद किया, उसके आगे समाज आराम से धीरज रख के वो काम होते हुए देख रहा है। बंगाल के बाहर हम आप बैठे उन तमाम वीडियो से सुख का अनुभव जरूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ने दी गई नमाज, नहीं पढ़ने दी, इसको लेके एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, बंगाल का समाज ऐसा नहीं कर रहा। बंगाल का समाज अस्थाई समाधान के लिए ये मतदान किया है। कारण ये कि बंगाल राजस्थान नहीं है 5 साल में रोटी पलटने को उतारू रहता है, वो हिमाचल नहीं है 5 साल में रोटी पलटने को उतारू रहता है। वो जब भी डिसीजन लेता है पॉलिटिकल, तो वो एक लंबे समय के लिए लेता है। इसलिए ये चाहे काकोली घोष हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे 100 कारपोरेटर हो, सौमित्र खान ने कहा कि साहब 50 विधायक और 20 एमपी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ये सारी भगदड़ मचने के बाद इनको दरअसल ये जानते हैं कि अब एक लंबा समय बंगाल के मतदाता ने भाजपा को दिया है। और अब हमारी कम से कम, आप ये बताइए मुझे, सबसे छोटा टेन्योर 15 साल का रहा ना ममता बनर्जी का, 25 साल, 34 साल और उसके बाद 15 साल। तो आप कैसे यकीन कर सकती हैं कि ये जो टेन्योर शुभेंदु अधिकारी के पास आया है, ये 20 साल या 25 साल का नहीं रहेगा? ये तो मैं अपने ज्ञान से नहीं कह रहा, ये तो बंगाल की आदत है। तो तृणमूल के लोग, तृणमूल के नेता ये जानते हैं कि ये अब जो मुहर्रम उनके हिस्से आया है, राजनीतिक मुहर्रम,
वो दशकों चलने वाला है, क्योंकि बंगाल अब अपने अंतिम समाधान की तरफ बढ़ रहा है और उसने अपने अंतिम और अस्थायी समाधान के लिए सरकार चुनी है। उसने अपनी डेमोग्राफी बचाने के लिए सरकार चुनी है। उसे सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया ये सारा विकास तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने डबल इंजन की सरकार चुनी है अपने लिए और वो उसे मिल रहा है। उसने पहले ही कैबिनेट में इस तरह का डिसीजन देखा कि अगर बॉर्डर पर फेंसिंग की इजाजत दी गई, हमारे 3 बीघे वाला जो गलिया वो जिसको चिकन नेक कहते हैं, हालांकि उसे हमें चिकन नेक बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेंटर के हवाले करते देखा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी स्कीम्स को लागू होने का डिसीजन देखा और साथ-साथ में हम 1336 महिलाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर की फाइलें रीओपन होते हुए देखा। उनके अपराधियों को टांगते हुए देखा। उसके अलावा हर तरह के करप्शन, हर तरह की बदसलूकी का हिसाब होते हुए देखा। तो ये एक कंप्लीट पैकेज वेस्ट बंगाल ने हासिल किया है और ममता बनर्जी का गिरोह, जी हाँ, मैं पार्टी नहीं कहता। अगर कोई ममता बनर्जी की पार्टी को पार्टी कहे तो एक लाइन में मैं पूछता हूं उससे, आप कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी के पास कौन सा कार्डर था सिवाय लेफ्ट के कार्डर के जो उसने हायर किया था और जो सिंडिकेट था? ये वही सिंडिकेट था ना जिसको कभी कांग्रेस से लेफ्ट ने हायर किया, लेफ्ट से ममता ने हायर किया। ममता के पास कोई कार्डर नहीं है, ममता के पास सारे पेड गुंडे हैं, इसलिए उनके कारपोरेटर अब जान रहे हैं कि कमीशनबाजी, तोलाबाजी, कटमनी नहीं आएगी तो वो इस्तीफे हो रहे हैं। भाजपा के प्रति कोई मोह नहीं है और भाजपा इन्हें लेने को तैयार नहीं है। तो ये बदलाव एक अस्थायी बदलाव है। इसमें आपको ममता बनर्जी का वो किला ढहता हुआ दिखाई देगा जो कि फ्रॉड तरीके से खड़ा किया गया था। ममता और उनका भतीजा, उनकी अंतिम गति उनके अपने हाथों, उनके अपने प्रारब्ध से लिखी जा चुकी है और बंगाल उन्हें माफ नहीं करने वाला। बंगाल क्यों नहीं माफ करने वाला? कि उसने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुन के गद्दी पे बैठा दिया है कि जिसको इनके हर काली नसों का पता है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी और तृणमूल के काले कारनामों के लिए किसी अधिकारी का चेहरा नहीं देखना है, फाइलों को तलाशना नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को एक एक गड्ढे पता है, एक एक फाइलों का पता है, जानकारी है। उन्हें वहां की ब्यूरोक्रेसी के चक्कर नहीं लगाने हैं। तो ममता बनर्जी के सामने जो शुभेंदु, और इसीलिए मैं राष्ट्रवादी लोगों से एक बात कहता हूं, साहब जब आप ये कहते हैं कि फिर भाजपा का कार्यकर्ता क्या दरी और चद्दरी बिछाने के लिए रह जाएगा, लेकिन कांटे से कांटा निकालने के लिए आपको कांटे लाने हैं। आज आप 42% के वोट शेयर पे हैं। अगर आपको 50% के वोट शेयर पर जाना है तो आपको इस तरह का विस्तार करना पड़ेगा। हाँ, सवाल सिर्फ इतना सिद्ध होना चाहिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार काम करे, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि आपको कल को साउथ में अपना विस्तार करना होगा। आपने नॉर्थ ईस्ट में अपना पूरा विस्तार किया असम के साथ, क्या आपका जन्मजात काडर वहां मौजूद था? नहीं मौजूद था। लेकिन आपने बंगाल में भी चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। क्यों? लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब भगवा पटका पहन के मछली, अरे भाई वहां की लोकल फूड कल्चर, वहां की लोकल संस्कृति का आपको सम्मान करना होगा। यही बात नॉर्थ ईस्ट पे भी लागू होती है। आप यूपी बिहार की तरह हर जगह का चुनाव नहीं लड़ सकते। कल को आपको केरल में वहां के लोकल इश्यूज को एड्रेस करना होगा, लोकल लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स को एड्रेस करना होगा। यही स्थिति तमिलनाडु में होगी आपकी। आज आपने नॉर्थ ईस्ट में जो अपना पताका फहराया है वो इस वजह से ही फहराया है कि आपने वहां की लोकल संस्कृतियों का सम्मान किया है और यही असली राष्ट्रवादी राजनीति होती है। आप बनारस के घाट पर बैठ के पूरे देश की राजनीति को नहीं चला सकते और नहीं चलाना चाहिए। ये बहुभाषीय, बहुसंस्कृति वाला देश है। ये जुमला आप सेकुलरों को, सो कॉल्ड सेकुलरों के हिस्से क्यों छोड़ते हैं? अब इसे राष्ट्रवाद को अपनाना चाहिए। आप पंजाब में जाके कहें कि हम तुम्हें सांभर और चावल खिलाने पर उतारू हो जाएंगे, आप क्या पंजाब की राजनीति कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। आपको वहां, आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है। अचानक गृह मंत्री क्यों ड्रग्स पर इस तरह से काम करना शुरू किए? कारण ये पंजाब में ड्रग्स एक ऐसी बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है जो वहां के लोगों को अब डबल इंजन सरकार की तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में आप इसे होते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि बंगाल ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। रही बात ममता बनर्जी के इस गिरोह के बिखरने की, तो यह एक दुकान थी और दुकान के ग्राहक जब सिमट जाते हैं तो दुकान अपने आप बंद होती है। 30 लाख अभी जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं,
सुवेंदु अधिकारी और शाह जी के बीच में, और इन सभी के बीच में मीटिंग हुई थी। सीएम सुवेंदु अधिकारी जी ने बताया 30 लाख बेनिफिशियरीज ऑफ ममताज वुमेन कैश ट्रांसफर। 30 लाख ऐसी महिलाएं थीं जो भारतीय नहीं थी, बांग्लादेशी थी, जिनको ममता बनर्जी खिला पिला के तंदुरुस्त कर रही थी। तभी अभी जब ये भाग रही हैं तो इनकी आह आउच आ निकल रहा है। पहले इनको आधार कार्ड बनवा दिया, फिर इनको इलेक्शन में शामिल करवा दिया, फिर इनको धनलक्ष्मी योजना दे दी। मतलब क्या तुम्हारे बाप की जमीन थी जो तो आप उठा के लेकर आई हो इन लोगों को, या तुम्हारे मायके के लोग थे? खैर ससुर शादी तो हुई नहीं तो ससुराल कहां से होगा? वो जस्टिस जोसेफ जी ने, कौन से कटजू, जज कटजू जी ने बोल दिया इनकी शादी हुई होती तो बेटर रहता, जो इन्होंने जुर्म ढाया है। का सार्कास्टिक कमेंट था, मैं उस पर इलाबोरेट नहीं करूंगी। पर 30 लाख महिलाएं सर, बांग्लादेशी, उनको पैसे दिए इन्होंने, और जानबूझ के दिए, हिंदुओं का हक मार के। अब अन्नपूर्णा लोगों को भंडार, ये समझ में आना चाहिए ना कि ममता बनर्जी क्यों कहती थी कि एक भी नाम कटने नहीं दूंगी। हाँ इसीलिए कहती थी अन्नपूर्णा स्कीम में सबको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया है, सब आप लाइन वो से खड़ी, चेकिंग हो रही आप एक है। वीडियो देखिए जिसमें कई महिलाएं ये कह रही हैं, उनमें से एक महिला ये स्वीकार रही है कि हमें लक्ष्मी योजना के पैसे मिलते थे, हमें कल बहुत आधार था, हमारे पास वोटर आईडी थी, बस हमको ये कहा जाता था कि तृणमूल के लिए वोट करना। ये साफ तौर पर उसने एडमिट किया। तो यही सब फिल्टर आपको हासिल हुआ है जो बंगाल ने अपने लिए ये सरकार चुनी, और ये सारी चीजें लगातार आगे बढ़ेंगी। और बहुत सारे लोग, देखिए एक चीज बताऊं आपको, अचानक वेस्ट बंगाल के बाद ही डेमोग्राफी प्रोजेक्ट, जो कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिसकी घोषणा की थी, उसमें इतना लंबे समय क्यों लगा? क्यों गृहमंत्री जी ने वो कमेटी अभी फॉर्म की? क्यों? क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से सहयोग चाहिए था, जो कि ममता के रहते हुए नहीं मिलता। आपने ध्यान दिया, जब गृहमंत्री जी ने परसों इस कमेटी को गठन करने का ट्वीट किया तो उसको सबसे पहले रिट्वीट किसने किया? उसको सबसे पहले रिट्वीट करने वालों में से थे हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। ये वो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही नहीं, बात रुकती है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं, उनमें उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है, जहां पर ये डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी दो तरीकों से लोग इसको बहुत हल्के तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं गायत्री जी, कि साहब ये डेमोग्राफी प्रोजेक्ट जो होगा, इस पर काम ऐसा होगा कि कौन से बाहर से आके बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये वो बढ़ गए। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके भीतर से जो 16 बच्चे, 18 बच्चे, 25 बच्चे पैदा करके जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस लाया गया है, इस पर भी ये कमेटी काम करेगी। और आपको बताऊं, जब ममता बनर्जी की सरकार थी, बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, तो उसी समय सीमांचल, जो बिहार के सीमांचल वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर गृहमंत्री ने दौरा किया था। और चूंकि बंगाल में डबल इंजन की सरकार, उन्होंने हर एक डीएम को ये निर्देश दिया कि तुम्हारे इलाके में पिछले 15 सालों में 50 लाख रुपए से ऊपर की कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं जमीनों की, उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। उन रजिस्ट्रियों को कराने वाले बंदों के सोर्स ऑफ इनकम, इसकी डिटेल निकालो। उन्होंने कितनी विदेश यात्राएं की हैं और कहां कहां किस किस देशों की हैं, और कहां कहां से उन्हें फंड मिले हैं, इनकी डिटेल निकालो। अब ये काम वेस्ट बंगाल की तरफ भी होगा। डेमोग्राफी कमेटी इस पर काम करेगी, केवल ये नहीं कि बाहर से आके। आप ये बताएं कि किस तरीके से, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, ये 18 बच्चे कहां नहीं पैदा होते, 1 दर्जन बच्चे कहां नहीं पैदा होते? और मैं अब इस पूरी छोटे 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 जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, अंततः ये एनआरसी की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाएगा, और उसके बाद ये जनसंख्या नियंत्रण बिल की तरफ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जरा एलिमेंट्स जोड़ लीजिए। पहले एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद अब क्या, अब डेमोग्राफिक वाला ये कमेटी आ गई। उसके बाद जनगणना आपकी पहले ही शुरू है, मकान गणना उसमें शुरू है, जातिवार गणना उसमें शुरू है।
जब इसमें आपको मतगणना होगी, तो जब मकान गणना हो रही है तो आपकी संपत्तियों का पता चलेगा, संपत्तियां जैसे ही पता चलेंगी तो आपको लव जिहाद नीचे से पता चलेगा, लैंड जिहाद नीचे से पता चलेगा। आप कितने आपने डेमोग्राफी बिगाड़ रखी है, ये संख्या आपको पता चलेगी, और उसके बाद आपके पास फिर एनआरसी, एनआरसी के बाद फिर आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, और तब नंबर दुरुस्त करना यानी जनसंख्या नियंत्रण बिल। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ एक इवेंट्स हैं जो जब एक साथ सिंक्रोनाइज होंगे तब ये काम आपको दिखाई देगा, जो कि अगले 5 से 7 सालों में दिखाई देगा। ऐसा ना कोई समझे कि ये 5-6 महीनों में होता हुआ दिखाई देगा। बंगाल ने निश्चित रूप से इसे एक नई गति दी है, और वो गति आपको बंगाल में भी दिखाई दे रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस में भी दिखाई दे रही है। इसलिए बंगाल की विजय, मैं बार-बार कहता रहा गायत्री जी, कि केवल एक किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव नहीं था। आप सिर्फ इतना बता दीजिए ना कि बंगाल का चुनाव जीतता है भारतीय जनता पार्टी नाम का एक राजनीतिक संगठन, और ट्रंप मोदी को बधाई देते हैं। क्यों? विदेश मंत्री का पहला दौरा कलकत्ता से शुरू होता है। क्यों? बंगाल से कांगलू इतनी तेज तेज कहते हैं ममता बनर्जी तुम लड़ाई शुरू कर दो। क्यों? आपने एक अंतरराष्ट्रीय लड़ाई भी जीती है। आपने बंगाल में पिछले 50 सालों से सीआईए के एक अड्डे को ध्वस्त किया है, जो लेफ्ट के समय से शुरू हुआ था, ज्योति बसु के समय, और ममता बनर्जी तक चलता रहा। ये विक्ट्री है बंगाल की। इस मामले में बंगाल ने पूरे भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। काकोली घोष ममता बनर्जी के कितने करीब थी? मैंने सुना उनकी बहुत बड़ी राजदार थी, इसलिए सुर्खियों में ज्यादा है वो। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजदार शुभेंदु अधिकारी से बड़ा कौन है? आप मुझे ये बताइए। उन्हें काकोली घोष की क्या जरूरत है? उनको छोड़ने के बाद शुभेंदु क्या अधिकारी को जरूरत है? समय हो गया ना साहब, एक मनी ट्रेल ही तो पकड़ी जाती है, एक पूंछ ही तो पकड़नी है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का वहां स्वागत नहीं करने वाली है, ये मैं आज आपको बताऊं। हाँ, संसद में नंबर्स लेके जाने हैं, उसके लिए 2029 एक अभी लंबा समय है, तो वहां कुछ डेवलपमेंट कल को हो सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को इस तरह किसी आकोली काकोली और किसी लंदन भाग जाने वाली, किसी सड़क पर टहलने वाले विधायक, कोई नाराजगी भरा ट्वीट करने वाला एमपी, इसकी आवश्यकता अभी बंगाल में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में संगठन के रूप में कोई जल्दीबाजी में नहीं है, किसी को एंट्री देने के लिए कोई खिड़की दरवाजे अभी नहीं खोले हैं, और इसका कमिटमेंट इस बात से पता चलता है कि उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप भी बंद कर रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल में इस तरह की कोई जल्दीबाजी होनी चाहिए, और ये एक काकोली हो, 4 महुआ हो, उनके पास इतनी लंबी फेहरिस्त है और वो फुटप्रिंट बिल्कुल हैं, उनमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और आपने ध्यान दिया है, काकोली घोष ने टीएमसी के सारे पदों से इस्तीफा दिया है, टीएमसी से नहीं। अच्छा, मैं इसीलिए बहुत हल्के में ले रहा हूं काकोली को। आप बार बार काकोली को महत्व दिलाने का प्रयास कर रही हैं। काकोली ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है, सभी पद, जिसमें जहां से वो चुन के आती हैं उस जिले की वो प्रेसिडेंट भी थी, उससे इस्तीफा दिया है। कई कमेटियों के वो हेड कर रही थी, उसको इस्तीफा दिया है। संगठन के पदों से इस्तीफा दिया है। सरकार में तो है नहीं कि सरकारी पदों से, जो उनको टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते कुछ कमेटीज में, जो संसदीय कमेटियां होती हैं, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन मिला था, वहां से इस्तीफा दिया है। टीएमसी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि कोई खिड़की दरवाजा एंट्री पाने के लिए नहीं खुला हुआ है। टीएमसी से अगर इस्तीफा दे देंगी, एक्स एमएलए हो जाएंगी, फिर किस काम की रहेंगी। इसलिए अब अगर ध्यान लगाना हो तो निगाह इस पर लगाइए कि ममता बनर्जी ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही हैं, क्या एक्शन लेने की हिम्मत जुटा पाएंगी। बात तो सही जी। मजेदार होती जा रही है बंगाल की गेम, जहां एक तरफ एक उगता हुआ सूरज हमें नजर आ रहा है, वहीं ममता बनर्जी डूबती हुई नजर आ रही है।
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम।